मेरा नाम शंकर है। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं। वैसे मैं कहानियां नहीं लिखता, लेकिन मैंने अपना एक अनुभव शिवराज जी के साथ साझा किया था और यह कहानी उसी अनुभव पर आधारित है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक फौजी हूं। फौज की नौकरी के बाद मेरा घर में मन नहीं लगता था। सोचता था कि कोई और नौकरी करूं, तो इसलिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी। बस एक रात की नौकरी, सिर्फ एक रात। ऐसा क्यों, वो आपको कहानी में पता चल जाएगा। लेकिन तब तक मुझे यह लगता था कि सरहद की गोलियों से ज्यादा डरावना और क्या ही होगा। लेकिन मैं जहां नौकरी करने गया था, उस बोर्डिंग स्कूल ने मेरा यह सारा वहम तोड़ दिया। यह 2001 की बात है। मैं यहां उस स्कूल का और जगह का नाम नहीं बता पाऊंगा, पर यह एक बोर्डिंग स्कूल था। यह स्कूल शहर से बहुत दूर देवदार के घने जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और इसलिए स्कूल मैनेजमेंट का एक इश्तिहार देखकर मैंने खुद उन्हें कांटेक्ट किया था। अब फौजी होने के कारण ऐसे घने जंगलों जैसी जगहों में रहने की आदत थी। मेरा बैकग्राउंड देख मुझे अर्जेंट बेसिस पर वहां भेजा गया। मेरी ड्यूटी थी अगले 10 दिनों तक उस खाली वीरान स्कूल की रात में पहरेदारी करना। जिस शाम में वहां पहुंचा, मौसम बहुत खराब था। सब तरफ कोहरा दिखाई पड़ रहा था। मैं बस से नीचे उतरा और वहीं एक टपरी पर आगे का रास्ता पूछने चला गया। वहां जो आदमी था वो अपनी आंखें बंद किए एक टीन के डब्बे पर बैठे था। मैंने उन्हें आवाज दी, अरे बाबा, सो गए क्या? उन्होंने झट से अपनी आंखें खोली, जैसे उन्हें दुकान पर बैठे बैठे झपकियां लेने की आदत हो गई हो। आंखें खोलते ही वो थोड़ा मुस्कुराए। शायद उन्हें लगा कि कोई चाय पीने आया होगा। जी, मुझे रास्ता जानना था। ये यहां आसपास कोई बोर्डिंग स्कूल है क्या? उनके चेहरे की मुस्कुराहट कम हो गई। उन्होंने चाय के बर्तन तक जो अपना हाथ बढ़ाया था वो वहीं पर रोक लिया और एक रूखी आवाज में कहा, चाय चाहिए? मैं समझा नहीं कि यह कैसा सवाल था। मैंने बस पता पूछा था, पर फिर भी मैंने झूठ मूठ मुस्कुराकर हां में अपनी गर्दन हिलाई। उन्होंने जल्दी से चूल्हा जलाया, उस पर बर्तन रखा और चाय की सामग्री डाली। तब तक मैं चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। फिर वो सब होने के बाद उन्होंने अपने गीले हाथ पोंछते हुए कहा, सुना है कि कुछ महीने पहले वहां के पुराने चौकीदार दीनानाथ की अचानक मौत हो गई थी। कहते हैं कि ज्यादा ठंड से उसे हार्ट अटैक आया था। बहुत बूढ़ा था तो ठंड सह नहीं पाया। जहां तक मैं जानता हूं, वहां कोई चौकीदार रुकना नहीं चाहता। वही एक थे जो सालों से देख रेख कर रहे थे। बाकी सब तो कुछ ही दिनों में उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं, खास करके छुट्टियों में। कहते हैं कि रात में वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, अजीब चीजें दिखाई पड़ती है। यह सब बताने के दौरान उन्होंने चाय छानकर ग्लास में भरकर मेरे सामने रख दी। लेकिन यह सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? उसने मेरे आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि आप यहां के नहीं लगते। आज दिन भर मैंने स्कूल के लड़कों को और स्टाफ को यहां से जाते देखा है। शायद छुट्टियां शुरू हो गई है और आप यहां वॉचमैन की ड्यूटी करने आए हो, है ना? बस इसलिए मैंने उनकी बात को बीच में ही रोक दिया। हाँ, मैं फौजी आदमी हूं और ऐसी दर्जनों कहानियां सुनी है, पर डर ने आज तक मुझे छुआ तक नहीं। उसने फिर मेरी बात सुनते ही ऊपर जाते रास्ते की ओर इशारा किया और बस इतना कहा, एकदम सीधे 20 मिनट पैदल। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। मैंने अपनी चाय खत्म की और सीधा ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। कोहरा इतना घना था कि स्कूल का लोहे का मेन गेट भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वहां पहुंचने पर एक बात मुझे समझ आ गई कि सारे बच्चे और ज्यादातर टीचर्स भी अपने अपने घर जा चुके थे। स्कूल पूरी तरह खाली था। वहां मुझे स्कूल का एक क्लर्क मिला, मिस्टर वर्मा, जो मुझे चाबियां देने के लिए वहीं पर रुका था, जिनके बारे में मैंने शायद चिट्ठी में पढ़ा था। वह बहुत जल्दबाजी में लग रहा था।
वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। शायद वहां अंधेरा जल्दी हो जाता था इसलिए। मिस्टर वर्मा एक ठिनगे कद के गंजे सिर वाले आदमी थे। उनकी आंखों पर चढ़ा मोटे कांच का चश्मा उनकी घबराहट को छिपा नहीं पा रहा था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस नजरें चुराते हुए चाबियां मेरी तरफ बढ़ा दी और मिस्टर वर्मा ने चाबियां का गुच्छा मेरी हथेली पर रखते हुए कहा, शंकर जी, मैं वर्मा हूं। ये मेन गेट की चाबी है, ये हॉस्टल की और ये लाइब्रेरी की। अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको सब दिखा पाऊं, लेकिन सुनिए, स्कूल के पीछे वाला जो पुराना विंग है उसका ताला मत खोलना और रात में अंदर मत जाना। हो सके तो कल सुबह सब देख सकते हो। मैंने चाबियां जेब में डालते हुए कुतूहल से पूछा, क्यों साहब, मतलब ऐसा क्यों? वर्मा जी ने इधर उधर देखा और दबी जुबान में कहा, वहां रिनोवेशन मतलब मरम्मत का काम रुका हुआ है। इमारत थोड़ी कमजोर है, कुछ गिर विर गया तो खामखा तकलीफ बढ़ जाएगी। और हाँ, सूरज ढलने के बाद कभी भी पुरानी विंग की तरफ जाते हुए स्कूल के कॉरिडोर में राउंड भी मत लगाना। रात में जितना हो सके अपने गार्ड रूम में ही रहना। मैंने उन्हें थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया, साहब मैं फौजी आदमी हूं, चोर उचक्कों से नहीं डरता। वर्मा जी ने अजीब नजरों से मुझे देखा और अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, शंकर जी, चोरों का डर होता तो पुलिस को नहीं बुलाते। अच्छा, मैं चलता हूं, आप बाकी अपना ध्यान रखना और जो मैंने आपको बताया है बस उस पर गौर करना। और इतना बोलकर वो तेजी से गाड़ी भगाकर वहां से चले गए जैसे कि कोई उन्हें खदेड़ रहा हो। अब उस विशाल पत्थर से बने स्कूल में मैं अकेला था और मेरे चारों तरफ था तो सिर्फ जंगल और गहरा सन्नाटा। कुछ देर आसपास टहलने के बाद मैं जाकर अपने गार्ड रूम में बैठ गया। रात के 8 बजे होंगे जब मैंने अपना टिफिन खोला। मैं गार्ड रूम में बैठा था जो कि मेन गेट के पास था। सामने स्कूल की लंबी चौड़ी बिल्डिंग अंधेरे में किसी सोए हुए राक्षस जैसी लग रही थी। मैंने एक खाना खाना शुरू ही किया था कि तभी गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज मेरे कानों पर पड़ी। स्कूल की घंटी? मैं थोड़ा चौंक गया। इतनी रात को स्कूल की घंटी की आवाज कैसे आ सकती है? और स्कूल तो खाली है। हवा से बजी होगी, लेकिन हवा भी इतनी तेज नहीं थी कि मोटी भारी पीतल की घंटी बजा सके। और ऐसा सोचकर मैं टॉर्च और डंडा लेकर गार्ड रूम से बाहर निकला। कौन है वहां? मैंने अपनी भारी आवाज में ललकारा। अब तक घंटी की आवाज बंद हो गई थी, लेकिन अब एक नई आवाज आ रही थी, जैसे कई सारे बच्चे पहाड़ी बोल रहे हो। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे क्लास चल रही है। और जब मैंने गौर से सुना तो यह आवाज स्कूल की पहली मंजिल से आ रही थी। मेरे फौजी दिमाग ने कहा, शायद गांव के कुछ आवारा बच्चे स्कूल में घुस आए होंगे। मैंने टॉर्च स्कूल की खिड़कियों पर मारी। पहली मंजिल के एक कमरे में मुझे एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। रोशनी झकपका रही थी। मैं गुस्से में लेकिन अपने आप से ही बड़बड़ाया, इन बच्चों की तो आज खैर नहीं। मैं मेन बिल्डिंग का ताला खोलकर अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही एहसास हुआ कि अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा ठंडा है। गलियारा भी बहुत लंबा था और मेरी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में कहीं खो जा रही थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचा। पहाड़ी बोलने की आवाज अब मुझे साफ सुनाई दे रही थी और वो आवाज क्लास 4B के कमरे से आ रही थी। मैं दबे पांव क्लास वाले उस कमरे के पास चला गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। पतली दरार से मैंने अंदर झांका। अंदर मध्यम पीली रोशनी थी, जैसे किसी कोने में लालटेन जैसी कोई चीज जल रही हो। मैंने जोर से दरवाजा धकेला और एकदम से चिल्लाया, आज तुम्हारी खैर नहीं। दरवाजा खुलते ही एकदम से सन्नाटा छा गया। कमरा खाली था
कोई बच्चे नहीं थे, कोई टीचर नहीं, और ना ही कोई लालटेन जल रही थी। बस ऊपर एक दीवार पर लगा एक बल्ब झकपका रहा था और वहां सब तरफ सिर्फ धूल से भरी डेस्क और बेंच पड़ी थी। हद है, क्या यह मेरा वहम था? मैंने माथे का पसीना पोंछा और अपने आप में ही सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मेरी नजर ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। उस ब्लैक बोर्ड पर जमी धूल पर ताजी सफेद चौक से लिखा हुआ था, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। वो लिखावट, उसे देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लिखावट ऐसी थी जैसे उसे अभी भी लिखा गया हो। मैं तो दरवाजे पर खड़ा था, फिर ये तभी कमरे के आखिरी कोने वाली बेंच से एक खिसकने की तेज आवाज आई। मैंने झटके से टॉर्च की रोशनी उस आवाज की दिशा में की। वहां पर एक बच्चा बैठा था। उसने स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहन रखी थी, नीले रंग की, जो जगह जगह से फटी और जली हुई थी, और वो सिर झुकाए बैठा हुआ था। मैंने थोड़ी कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुम यहां कैसे रह गए? क्या तुम अपने घर नहीं गए? उस बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। एक कटकटाने जैसी आवाज हुई और उस पल मैंने ध्यान से देखा। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ जली पिघली काली चमड़ी थी, जैसे प्लास्टिक जलने पर सिकुड़ता है, ठीक वैसे। चेहरे का मांस ऐसे जला हुआ था कि अंदर के सारे अंग दिखाई दे रहे थे, और उसकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। और उसी वक्त मेरे पीछे क्लासरूम का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दरवाजा बंद हुआ और एक तेज डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उस आवाज से पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। उस बंद कमरे में मेरी फौजी ट्रेनिंग, मेरी बहादुरी, सब कुछ एक पल में धुएं की तरह जैसे उड़ गया। मेरे सामने वो बच्चा बैठा था जिसका चेहरा जला हुआ था, और दरवाजा मेरे पीछे अपने आप बंद हो चुका था। मैंने पलटकर दरवाजा का हैंडल पकड़ा और उसे छूते ही मैं दर्द से चीख पड़ा और मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो हैंडल, वो पीतल का हैंडल आग की भट्टी की तरह गर्म था, इतना गर्म कि मेरी हथेली की खाल जल गई। और तभी कमरे के बाकी बेंचों से भी आवाजें आने लगी। मैंने अपनी टॉर्च उस क्लास में घुमाई। अब वहां सिर्फ एक बच्चा नहीं था, क्लास की हर बेंच पर बच्चे बैठे हुए थे। 8, 10, शायद 20 या उससे ज्यादा, लेकिन वो सब जले हुए थे। किसी के बाल नहीं थे, किसी की आंखें नहीं थी, किसी की चमड़ी पिघलकर झूल रही थी, किसी के गाल से अंदर के दांत और जीभ दिखाई दे रही थी, किसी का मुंह सिकुड़कर चिपका हुआ था, तो किसी की स्कूल यूनिफॉर्म उसकी पिघली हुई त्वचा से चिपकी हुई थी। और वो सब अपनी उन खाली गहरी काली आंखों से मुझे ही घूर रहे थे। और उस पल उनके गले से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी। कमरे का तापमान, जो कुछ देर पहले बर्फीला ठंडा था, अब अचानक से बढ़ने लगा था। मुझे गर्मी लगने लगी थी। हवा में जले हुए मांस और प्लास्टिक की बदबू इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी जलती हुई इमारत के बीच में खड़ा हूं। और उस पल उन सब बच्चों ने एक साथ, एक ही लय में, एक के बाद एक बोलना शुरू किया। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। उनकी अजीब आवाजें क्लास में गूंज रही थी। सिर्फ क्लास में ही नहीं, बल्कि मेरे कानों में भी। और उन आवाजों से शरीर में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। वो सभी अपनी बेंच बजा रहे थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि फटकर बाहर निकल आ जाएगा, पर दिमाग में
एक ही बात चल रही थी, कुछ भी कर मुझे यहां से निकलना होगा। मैंने अपना भारी डंडा उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे के शीशे पर दे मारा। कांच टूटकर बिखर गया। मैंने हाथ डालकर बाहर से कुंडी खोलने की कोशिश की। शुक्र है बाहर की कुंडी गर्म नहीं थी। मैंने झटका देकर और धक्का देकर दरवाजा खोला और गलियारे में गिरता पड़ता वहां से बाहर की ओर भागने लगा। मैं कॉरिडोर में भाग रहा था, लेकिन मेरी सांस फूल रही थी। मेरे पीछे से उन बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थी। वो मेरा पीछा नहीं कर रहे थे, पर वो सब हंस रहे थे। मैं तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा ताकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा सकूं, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, मैं एकदम से रुक गया, क्योंकि वहां सीढ़ियां ही नहीं थी। जहां से मैं ऊपर आया था वहां सीढ़ियां गायब थी। था तो बस घना अंधेरा और एक दीवार। ये कैसे हो सकता है? मैं यहीं से तो ऊपर आया था। मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। क्या मैं गलती से गलत दिशा में आ गया था, या स्कूल का नक्शा अपने आप बदल रहा था? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, गलियारे के दूसरे छोर की तरफ जाना। वही जगह जहां जाने के लिए वर्मा जी ने मुझे मना किया था, ओल्ड विंग की तरफ। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने ओल्ड विंग की सीमा पार की, माहौल फिर एक बार अचानक से बदल गया। यहां की दीवारों पर प्लास्टर नहीं था, सिर्फ काली ईंटें थी और फर्श पर राख की एक मोटी परत जमी हुई थी। मैंने वही नीचे देखा तो मेरे जूतों के निशान उस राख में बन रहे थे। उस पल मुझे एक नई आवाज सुनाई दी, पानी बहने की आवाज। ये आवाज गलियारे के अंत में बने टॉयलेट से आ रही थी। मैं न चाहते हुए भी उस तरफ खींचा चला गया। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि टॉयलेट का दरवाजा अध खुला था। अंदर से बस काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था और एक अजीब सी जलने की बदबू आ रही थी। मैं दरवाजा खोलना नहीं चाहता था, लेकिन बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ करना था। मैंने न चाहते हुए भी दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां टॉयलेट के अंदर आग नहीं लगी थी, लेकिन सब कुछ जला हुआ था। दीवारें काली थी, शीशे टूटे हुए थे और वहीं एक कोने में एक बच्चा दुबक कर बैठा था। वो रो रहा था। मेरा दिल पसीज गया। मुझे लगा शायद कोई सचमुच का बच्चा फंस गया है। मैं उसके पास गया। बेटा डरो मत, मैं हूं यहां। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो धुएं और राख के ढेर में बदल गया और वहीं पर बिखर गया। मैं अब हक्का बक्का रह गया। एक पल के लिए लगा कि ये क्या हो रहा है, ये सच था या मेरा भ्रम था। तभी टॉयलेट के बाहर जाने का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक बहुत लंबा काला साया बाहर निकला, पर वो कोई बच्चा नहीं था। वो एक लंबा आदमी था। उसने पुराना जला हुआ कोट पहन रखा था। उसके हाथ में एक छड़ी थी और उसका सिर धड़ से अलग होकर एक तरफ लटका हुआ था, जैसे उसकी गर्दन आधी टूटी हो। अब पता नहीं ये आदमी कौन था। उसने अपना लटका हुआ सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसने अपने हाथ की छड़ी को जमीन पर मारा और उस एक आवाज के साथ टॉयलेट के सारे नल एक साथ खुल गए, लेकिन उनमें से पानी नहीं निकल रहा था। उनमें से खून बह रहा था, गरम खौलता हुआ खून। उस आदमी ने एक भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, क्लास छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपनी हाथ की छड़ी हवा में ऊपर उठाई। मैं पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो अजीब दिखने वाला आदमी गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। उसके चलने से फर्श पर चिंगारियां निकल रही थी।
राख में रेखाएं बन रही थी। मैं उस पर चिल्लाया, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूं, मुझे जाने दो, मैं यहाँ का नया चौकीदार हूं। और वो आदमी मुझ पर हंस पड़ा। यहाँ सब एक बराबर है और सजा सबको मिलती है। उसने छड़ी से मुझ पर वार किया। मैंने अपने बचाव के लिए अपना हाथ आगे किया और वो छड़ी मेरे हाथ पर लगी। मुझे लगा जैसे मेरी हड्डी टूट गई है। मैं दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और तब वो मेरे ऊपर खड़ा था और मुझे मारने ही वाला था कि तभी बाहर से स्कूल की घंटी फिर से बजी। घंटी की आवाज सुनते ही उस अजीब आदमी ने अपनी टूटी गर्दन को उस आवाज की दिशा में मोड़ते हुए वो वहीं पर रुक गया। उसका ध्यान भटक गया था। मैंने मौका देखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा पुराना था, लकड़ी अज्जली थी और थोड़ी सड़ी हुई भी थी और वो दरवाजा एक झटके में टूट गया। मैं फिसलता हुआ वहां से निकला और बाहर गलियारे में लुढ़क गया। फर्श पर गिरते ही मेरी कोहनी और घुटनों में तेज दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द ने मुझे होश में ला दिया। मैं मरा नहीं था, मैं जिंदा था और अब मुझे कुछ भी कर इस जगह से बाहर निकलना था, क्योंकि जो भी मेरे साथ हो रहा था, जो भी मैं देख रहा था, वो सब मेरे फौजी दिमाग के बाहर की बात थी। मैं मारता भी तो किसे? मेरा दिमाग खुद सच और भ्रम में फर्क नहीं कर पा रहा था। मेरे पीछे टॉयलेट के अंदर से उस अजीब आदमी की एक भारी आवाज गूंज उठी। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। और उसके साथ ही उसकी छड़ी की जमीन पर पटकने की आवाज आने लगी। वो धीरे धीरे लंगड़ाते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और गलियारे के दूसरे छोर की तरफ भागा। पुरानी विंग का यह हिस्सा बिल्कुल किसी खंडहर जैसा था। छत से प्लास्टर गिर रहा था और जगह जगह ईंटों के ढेर लगे थे। मैं भाग ही रहा था कि अचानक मेरे पैर ठिठक गए। गलियारे के आखिर में जहां पुराना विंग खत्म होता था और स्कूल की मेन बिल्डिंग शुरू होती थी, वहां पर एक लोहे की ग्रिल लगी थी और उस ग्रिल पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। वो देख मेरा खून सूख गया, क्योंकि जब मैं अंदर आया था तब तो ये ग्रिल खुली थी। फिर इसे किसने बंद किया? वर्मा जी ने या फिर इस आदमी ने? मेरे पीछे से चलने की आवाज तेज होती जा रही थी। मुझे अंदर मिला वो आदमी अब गलियारे में निकल चुका था। पीछे से आती एक धीमी रोशनी में उसका एक लंबा काला साया दीवार पर किसी राक्षस की तरह बड़ा होता जा रहा था। मैं ग्रिल के पास पहुंचा और उसे पागलों की तरह हिलाने लगा। खोलो, खोलो, कोई है, खोलो इसे, खोलो, कोई है यहाँ। ग्रिल जंग खाई हुई थी, वो हिल तक नहीं रही थी। मैंने अपनी जेब टटोली, चाबियों का गुच्छा। मुझे याद आया, वर्मा जी ने मुझे चाबियों का गुच्छा दिया था। मेरे हाथ तेजी से कांप रहे थे। दिमाग में विचार जितने तेजी से आ रहे थे, उतने तेजी से हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। मैंने लड़खड़ाते और थरथराते हाथों से किसी तरह अपनी पैंट की जेब से गुच्छा निकाला और उसे देखा तो उसमें 10-12 चाबियां थी। कौन सी है, कौन सी है इसमें से? मैं अपने ऊपर ही चिल्लाया। मैंने एक चाबी लगाई, वो नहीं लगी। फिर दूसरी लगाई, वो अंदर घुस तो गई पर वो घूमी नहीं। पर अब पीछे से वो सड़ी हुई जली हुई बदबू मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। वो आदमी शायद अब मुझसे बामुश्किल 10 कदम दूर था। टॉर्च की मध्यम रोशनी में मैंने देखा, उसका सिर अभी भी एक तरफ लुढ़का हुआ था, लेकिन उसकी लाल आंखें सीधा मुझे ही देख रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो भाग नहीं रहा था, जैसे उसे पता था कि मैं कहीं नहीं जा सकता। उसने अपनी हाथ की छड़ी उठाई और उसे हवा में झटक दिया। हवा में छड़ी चलने की आवाज किसी कोड़े जैसी थी। मैंने किसी तरह तीसरी चाबी लगाई और ताला खुल गया। मैंने झटके से ताला निकाला
और ग्रिल को जोर से धक्का दिया। ग्रिल चरमराहट के साथ खुली। जैसे ही ग्रिल खुली मैं दूसरी तरफ कूद गया और तुरंत ग्रिल को खींचकर वापस बंद कर दिया। और उसी पल वो अजीब सा आदमी ग्रिल के उस पार आ पहुंचा। उसने झटपटाते हुए गुस्से से अपना जला हुआ हाथ ग्रिल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ नई इमारत की सीमा में आया, उसकी काली चमड़ी से जलने जैसे धुआं निकलने लगा। और फिर वो ग्रिल के उस पार खड़ा होकर मुझे घूरता रहा। उसने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, घंटी फिर बजेगी, स्कूल फिर से खुलेगा और तब तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। पर मैं वहां रुका नहीं। मैं मेन बिल्डिंग के गलियारे से होता हुआ सीढ़ियां उतरकर सीधा ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागा। मुझे उस स्कूल से बाहर निकलना था और मेन गेट तक पहुंचना था। मैं दौड़ते हुए स्कूल के प्लेग्राउंड में आ गया। बाहर घना कोहरा था। मेरी टॉर्च की रोशनी कोहरे में फैल रही थी, लेकिन ज्यादा दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था, जो कि मैदान के दूसरी तरफ था। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी पुरानी मशीन के चलने जैसी आवाज थी, या शायद लोहे के रगड़ खाने की। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो मैदान के एक कोने में बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए थे। वहां हवा बिल्कुल बंद थी। पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे, लेकिन वो चारों झूले वो जोर जोर से आगे पीछे हो रहे थे, जैसे कोई उन पर बैठा हो और जोर जोर से उन्हें झुला रहा हो। मैं वहीं पर जम गया और सोचने लगा कि क्या मुझे वहां से जाना चाहिए, क्योंकि मेन गेट का रास्ता वहीं से होकर जाता था। तभी बीच वाले झूले पर मुझे कुछ दिखा। शायद एक जूता, किसी बच्चे का, आधा जला हुआ। वो जूता किसी ने झूले की सीट पर रखा था और देखते ही देखते वो झूला नीचे दब गया, जैसे किसी अदृश्य वजन ने उस पर दबाव डाला हो। और फिर वो झूला चरमराहट की आवाज के साथ तेजी से आगे पीछे होने लगा। मैं उस अनहोनी को देख ही रहा था कि मेरे कानों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। वो हंसी मासूम नहीं थी, न बच्चों की थी। वो बेहद डरावनी थी, कानों में चुभने वाली थी। उस कोहरे के अंदर से कई छोटी छोटी काली परछाइयां मेरी तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी। वो बच्चे थे, वो मेरी तरफ आ रहे थे। मैं अपनी जान बचाकर गार्ड रूम की तरफ भागा। वो मेन गेट के पास ही था। मैंने गार्ड रूम का दरवाजा खोला और अंदर कूदा और जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर से चिटकनी लगा दी। मैं दरवाजे से पीठ सटाकर जमीन पर बैठ गया। मेरी सांसें लोहार की धौंकने की तरह चल रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वहां छुपने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आसपास पूरा घना जंगल इलाका था और पता नहीं था कि मैं यहां से जिंदा भाग पाऊंगा या नहीं। बच गया, शायद मैं बच गया। मैंने खुद को तसल्ली दी। मैं अपनी कलाई देख रहा था जहां उस आदमी की छड़ी लगी थी। वहां एक गहरा नीला निशान पड़ गया था और उसमें से जले हुए मांस की बदबू आ रही थी। मतलब जिसे मैं वहम समझ रहा था, यह कोई वहम नहीं था, यह सच था। मैंने गार्ड रूम की खिड़की से बाहर झांका। कोहरे में अब आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। झूलों की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। आसपास हर तरफ गहरा घना सन्नाटा छा गया था। मैंने सोचा कि सुबह होने तक मैं यहीं अंदर बंद रहूंगा और सुबह होते ही यहां से भाग जाऊंगा। मैंने अपने लिए थोड़ा पानी पीने को उठाया। तभी मेरी नजर कमरे में रखे हीटर पर पड़ी। हीटर बंद था, उसका प्लग भी नहीं लगा था, लेकिन हीटर की कॉइल लाल हो रही थी। वो गर्म हो रहा था और कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। मुझे गर्मी लगने लगी। गार्ड रूम छोटा था और मुझे लगा जैसे मैं किसी भट्टी में बैठा हूं। तभी बंद दरवाजे पर नीचे की तरफ से एक छोटी सी दस्तक हुई। किसी बच्चे ने दरवाजा खटखटाया था और फिर दरवाजे के नीचे जो दरार थी वहां से धुआं अंदर आने लगा। वैसा ही काला गाढ़ा धुआं, और
वही बाहर से एक बच्चे की रोती हुई आवाज सुनाई दी। मुझे समझ आ गया कि वो अंदर नहीं आ रहे थे, वो उस गार्ड रूम को जलाना चाहते थे। गार्ड रूम अब एक गैस चेंबर बन चुका था। वहां का काला धुआं मेरे फेफड़ों में भर रहा था, मेरी आंखों से पानी बह रहा था और मेरा दम घुट रहा था। वो हीटर जो बिना बिजली के चल रहा था अब इतना गर्म हो चुका था कि प्लास्टिक की कुर्सियां पिघलने लगी थी। और उसी पल बाहर से दरवाजा पीटने की आवाजें और तेज हो गई और उन बच्चों की आवाजें अब रोने वाली नहीं थी, वो अब चीख रहे थे, लेकिन दर्द में नहीं, गुस्से में। मुझे समझ आ गया था कि वो मुझे उसी दर्द का एहसास कराना चाहते थे जिससे वो खुद गुजरे थे, कि वो चाहते थे कि मैं भी उसी आग में तड़प कर मर जाऊं। नहीं, मैं यहां नहीं मरूंगा। मैंने अपना मुंह कमीज से ढका और अपनी भारी टॉर्च उठाई। मेरे पास दरवाजा खोलने का विकल्प नहीं था क्योंकि बाहर मौत खड़ी थी और एकमात्र रास्ता था और वो था खिड़की। मैंने पूरी ताकत लगाकर टॉर्च खिड़की के शीशे पर मारी। कांच टूटकर बिखर गया। बाहर की ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया जिसने मुझे थोड़ी राहत दी। मैंने बिना एक पल गंवाए और कांच के नुकीले टुकड़ों की परवाह किए बिना खुद को खिड़की से बाहर धकेलना शुरू किया। मेरा आधा शरीर बाहर निकल चुका था कि तभी किसी ने मेरा बायां पैर पकड़ लिया। वो पकड़ वो किसी बच्चे की हाथ की नहीं थी, वो लोहे के शिकंजे जैसी मजबूत और आग जैसी गर्म थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंदर उस काले धुएं के बीच वही बेजान आदमी खड़ा था। उसका सिर अभी भी एक तरफ लटका हुआ था। उसकी लाल आंखें धुएं जैसी चमक रही थी। उसने अपना लंबा जला हुआ हाथ बढ़ाकर मेरा टखना जकड़ रखा था। उसने फिर अपनी फटी हुई आवाज में कहा, क्लास अभी भी खत्म नहीं हुई है। मेरी चमड़ी जल रही थी, दर्द असहनीय था। मैं जोर से चिल्लाया, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़, और अपने पूरे पैर से उसके जले हुए चेहरे पर लात मारी। मेरा जूता उसके जबड़े पर लगा। उसकी पकड़ ढीली हो गई। मैंने एक जोर का झटका दिया और खुद को खिड़की से बाहर गिरा दिया। मैं बाहर की गीली मिट्टी और कोहरे में धड़ाम से नीचे गिरा। मेरे हाथ और चेहरे पर कांच से कटने के निशान बने थे, लेकिन अब मैं आजाद था। मैं किसी तरह उस जगह से उठा और मेन गेट की तरफ भागा, लेकिन मेन गेट वो तो लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। वो ताला जो मैंने ही लगाया था। मेरा ध्यान पीछे से आती आवाज की तरफ गया। पीछे से गार्ड रूम की खिड़की से वो आदमी बाहर निकल रहा था। उसका शरीर किसी सांप की तरह खिड़की से रेंग कर बाहर आ रहा था और उसके पीछे दर्जनों जले हुए बच्चे वो खिड़की से झांक रहे थे। मेरे पास गेट खोलने का, ताला खोलने का समय नहीं था। मैंने स्कूल की बाउंड्री वॉल की तरफ दौड़ लगाई। दीवार करीब 8 फीट ऊंची थी और उसके ऊपर कांटेदार तार लगे थे, लेकिन फौज की ट्रेनिंग आज काम आने वाली थी। मैं दीवार की तरफ दौड़ा, एक छलांग लगाई और दीवार के ऊपरी हिस्से को पकड़ लिया। वो कांटेदार तार मेरे हाथों में चुभ गए। हाथ से खून बहने लगा, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक घंटी बजी। मेरे पैर तब हवा में थे। मुझे लगा कि नीचे से कोई मुझे खींचने वाला है। मैंने नीचे नहीं देखा। मैंने अपना पूरा जोर लगाया, शरीर को ऊपर खींचा और दीवार के दूसरी तरफ स्कूल के बाहर सड़क पर कूद गया। मैं सड़क पर गिरकर लुढ़का। मैं अब स्कूल की सीमा से बाहर था। मैं वहां लेटे लेटे हाँफ रहा था। मेरा दिल अभी भी हथौड़ी की तरह बज रहा था। मैं वहां से उठ खड़ा हुआ और गेट के पास से गुजरते हुए मैंने अंदर देखा। वो वहीं पर खड़े थे, कोहरे में। मुझे वो साफ दिख रहे थे, वही अजीब सा आदमी और वो सारे बच्चे। वो गेट को पार नहीं कर रहे थे,
शायद वो उनकी आखिरी सीमा थी। उस मरे आदमी ने अपनी गर्दन घुमाकर मुझे देखा। उसका चेहरा भावहीन था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और हवा में लहराया, जैसे वो मुझे अलविदा कह रहा हो, या शायद कह रहा हो कि फिर मिलेंगे। और तभी दूर कहीं से गांव के मुर्गे की बांग सुनाई दी। शायद सुबह हो रही थी, पर घने पेड़ों की वजह से अब भी वहां अंधेरा था। मैं बिना कुछ सोचे वहां से भाग खड़ा हुआ और बस पागलों की तरह भागता रहा। कुछ देर बाद क्या हुआ होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि जब मुझे होश आया तब मैं अस्पताल में था। पता चला कि गांव वाले मुझे अस्पताल ले गए थे। मेरे पूरे शरीर पर जलने के और कटने के निशान थे। डॉक्टर हैरान थे कि ठंड की रात में, जबकि मैं जहां गया था वहां कोई आग भी नहीं लगी थी, फिर भी मैं जला कैसे। मेरे बाएं टखने पर, जहां उस अजीब आदमी ने पकड़ा था, वहां 4 गहरे काले निशान छप गए थे। डॉक्टर ने मुझे कहा कि शायद ये केमिकल बर्न जैसा है। वो निशान आज भी मेरे पैर पर है। मैंने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी। मेरी वो एक दिन की नौकरी ने मुझे एक अलग दुनिया से मिलवाया था, जो आज तक मैंने बस सुनी थी। उस दिन के बाद मैं अपना सामान भी लेने वापस नहीं गया। वर्मा जी, वहां के हेड क्लार्क, मुझसे मिलने अस्पताल आए थे। तब मैंने उनसे गुस्से में पूछा, आपने मुझे उस जगह के बारे में ठीक से बताया क्यों नहीं? वर्मा जी ने सिर झुका लिया और अपनी आंखें नीचे कर कहा, शंकर जी, स्कूल बंद होने वाला था, सब जा चुके थे, बस मैं बाकी था। और ऊपर से वहां कोई गार्ड रुकने को तैयार ही नहीं था। हमें लगा कि आप फौजी हैं, शायद शायद आप संभाल लेंगे। संभाल लेंगे? मुर्दों को कोई नहीं संभाल सकता वर्मा जी। वर्मा जी ने कांपती आवाज में उस रात का सच उगला। शंकर जी, 1996 की बात थी। हेडमास्टर खुराना अनुशासन का नहीं, अपनी सनक का गुलाम था। सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसने क्लास 4B के उन बच्चों को घर नहीं जाने दिया, क्योंकि उन बच्चों ने उनकी कोई बात नहीं मानी थी या उनका कोई काम नहीं किया था। उस हेडमास्टर ने उन्हें दिन भर क्लासरूम में बंद कर दिया और खुद बाहर छड़ी लेकर पहरा देने लगा। वो बच्चे भूखे प्यासे थे और अपना विरोध जताने के लिए और शायद हेडमास्टर को डराने के लिए कुछ शरारती बच्चों ने अपनी कॉपी के पन्ने जलाकर दरवाजे के पास डाल दिए। लेकिन वो स्कूल लकड़ी और पुरानी वर्निश का बना था। आग भड़क गई। आग भड़कने में देर नहीं लगी। बच्चे चीखने लगे। वो बाहर आना चाहते थे, लेकिन वो हेडमास्टर, वो सनकी आदमी, वो आग देखकर भागा नहीं। उसे लगा कि बच्चे नाटक कर रहे हैं। उसने बाहर से कुंडी लगा दी और उन्हें अंदर ही बंद कर दिया। जब तक उसे एहसास हुआ कि आग असली है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला। कुछ बच्चे जो आग से बहुत ज्यादा झुलस गए थे, पर किसी तरह जिंदा थे, वो टॉयलेट की तरफ भागे। उन्हें लगा कि पानी से उनकी जलन कम हो जाएगी, उनकी जान बच जाएगी। उन्होंने नल चालू किए, पर उसका असर उल्टा हुआ। वो भी वहीं पर मर गए। तब तक आग इतनी बढ़ चुकी थी कि आग की लपेटों ने पूरे विंग को घेर लिया। हेडमास्टर भी उसी कॉरिडोर में जलकर मरा और वो बच्चे क्लासरूम के अंदर। उस दिन के बाद से वहां उनकी आवाज सुनाई देती है, उनकी चीखें सुनाई देती है। और वो बच्चे शायद आज भी छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें कभी मिली ही नहीं। मैं वर्मा की बात सुन रहा था, पर मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। मेरे साथ हुई उस घटना को 20 साल से ऊपर हो गए हैं। वो स्कूल आज भी चलता है। सुना है कि उन्होंने अब पुरानी विंग को तोड़कर वहां पर ग्राउंड बना दिया है, जो कि रात में बंद रहता है, और उस जगह को भी शांत किया गया है। लेकिन मुझे पता है, नींव बदलती है, जमीन की भूख नहीं मिटती।
उस घटना ने इतना गहरा जख्म छोड़ा है कि मैं आज भी कभी कभी ठीक से सो नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी जब मैं गहरी नींद में जाने वाला होता हूं तो मुझे अपने कानों में उन बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। और हाँ, मेरी तबीयत अब पहले से थोड़ी बहुत ठीक है, मेरे हेल्थ में सुधार हो रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।